Welcome everyone to the Ample Knowledge. Today we are going to start next chapter, that is chapter 2 of class 11th, structure of atom. This is the content. What we are going to study today is discovery of electron, discovery of proton, J.J. Thomson model and Rutherford model of atom. सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि किसी भी एटम में जो फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं वो कौन होते हैं, कौन कौन से फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं और उनकी डिस्कवरी किसने की है। राइट हैंड साइड पे आपको एक इमेज दिख रहा है, जिस इमेज में सेंटर में कुछ ग्रीन सर्कल्स एंड ब्लू सर्कल्स हैं। ग्रीन सर्कल जिन पे एक पॉजिटिव मार्क है एंड उसके बाद ये जो सेंटर है इसको इंडिकेट किया हुआ है न्यूक्लियस से, और उसके राउंड राउंड में ऑर्बिट्स बने हुए हैं। उन पे येलो कलर के सर्कल है जिस पे एक नेगेटिव का मार्क है। तो ये जो आपका सेंटर है, सेंटर में जिन पे ग्रीन मार्क है इनको हम प्रोटॉन कहते हैं एंड इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। सेंटर में इसके साथ न्यूट्रॉन भी होता है, जिन पे कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होते हैं। हमेशा हर एक एटम में सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम न्यूक्लियस कहते हैं। और इनके किनारे ऑर्बिट्स होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और एक और बात, किसी भी हम एलिमेंट की बात कर लें उसमें हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने जो है एक एलिमेंट लिया है जिसमें 12 इलेक्ट्रॉन है, तो आप बताइए उसमें प्रोटॉन कितने होंगे। तो आप क्या कहेंगे, अगर उसमें इलेक्ट्रॉन 12 हैं तो उसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे, 12 होंगे। अच्छा चलिए अब हम डिस्कवरी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने किया था, J.J. थॉमसन ने किया था। प्रोटॉन की डिस्कवरी किसने किया था, प्रोटॉन इज डिस्कवर्ड बाय E. गोल्डस्टीन एंड न्यूट्रॉन इज डिस्कवर्ड बाय चैडविक। इसको वापस से आप लोग रिवाइज कर लेना, क्योंकि एक मार्क्स में टिक द करेक्ट ऑप्शन और मैच द फॉलोइंग, इसमें ये पूछा जाता है। ओके, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी J.J. थॉमसन, प्रोटॉन की डिस्कवरी E. गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी चैडविक ने किया था। अब हम आते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन समझना कोशिश करना और बिल्कुल एक स्टोरी जैसी है। ठीक है, तो हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आपके सामने एक डिस्चार्ज ट्यूब का डायग्राम दिख रहा है आपको, आपके राइट हैंड साइड पे। इसमें क्या कर रखा है इन्होंने, लेफ्ट हैंड पे कैथोड को रखा है, राइट हैंड पे एनोड का एक इलेक्ट्रोड रखा हुआ है। ठीक है, ये कैथोड का इलेक्ट्रोड है और ये एनोड का इलेक्ट्रोड है। कैथोड के इलेक्ट्रोड को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर रखा है और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे कैथोड को नेगेटिव टर्मिनल से अटैच कर रखा है और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच कर रखा है। अब इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक पंप लगा दिया है। ये पंप क्या कर रहा है, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जितना भी गैस है सबको क्या कर ले रहा है, बाहर निकाल ले रहा है। ये यहाँ पे क्या कर रहा है, वैक्यूम क्रिएट कर दे रहा है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। अब इस प्रैक्टिकल में J.J. थॉमसन ने क्या देखा, जैसे ही हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं अपने इस इलेक्ट्रोड को, कैथोड और एनोड को, जैसे ही हम हाई वोल्टेज सप्लाई करते हैं तुरंत तब क्या होता है, कैथोड से कुछ रेज, इनविजिबल रेज निकलती हैं जो एनोड की तरफ मूव करती हैं। अब वो इनविजिबल होती हैं, इस वजह से हमें दिखाई वो नहीं देती हैं। तो ये किया क्या इन्होंने प्रैक्टिकल में, इन्होंने परफोरेटेड एनोड ले लिया। परफोरेटेड एनोड का मतलब ऐसा एनोड जिसमें बीच बीच में क्या हो, स्पेस हो, जैसे मैंने आपको इस डायग्राम में दिखा रखा है। ऐसा एनोड जिसमें बीच बीच में, ये आपको एक डायग्राम देखिए मैंने दिखा रखा है, एक एनोड बना दिया मैंने और इस एनोड में बीच बीच में स्पेस कर दिया, तो इसको हम क्या बोलते हैं, परफोरेटेड एनोड बोलते हैं।
तो ये क्या हो गया, परफोरेटेड एनोड इन्होंने इस्तेमाल किया। तो जैसे ही इन्होंने हाई वोल्टेज सप्लाई किया तब क्या हुआ, कैथोड से कुछ रेज निकली एंड ये रेज एनोड की तरफ मूव करती हुई दिखाई दी। और एनोड के पीछे इन्होंने फ्लोरोसेंस मटेरियल लगा दिया था और इन्होंने क्या यूज़ किया था, जिंक सल्फाइड यूज़ किया था। और जैसे ही ये रेज उस फ्लोरोसेंट मटेरियल जिंक सल्फाइड पे स्ट्राइक करती, तुरंत वहाँ पे क्या होता है, ग्रीन कलर की लाइट ग्लो होती। तो ये तो इस प्रैक्टिकल से समझ में आने लगा कि कुछ रेज हैं जो कैथोड से निकल रही हैं, एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं, और एनोड के पीछे स्क्रीन पे उन्होंने जिंक सल्फाइड लगा दिया जिससे वो जाके स्ट्राइक करती तो ग्रीन कलर की लाइट प्रोड्यूस होती। दिस मीन्स दैट कि कुछ तो है जो एनोड से निकल रहा है। ठीक, ये कंफर्म हो गया इनका। दूसरा चीज़ इन्होंने क्या देखा कि अगर वो कैथोड से निकल रही हैं और एनोड की तरफ मूव कर रही हैं, दिस मीन्स दैट ये जो रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। क्यों? क्योंकि एनोड एक पॉजिटिव चार्ज होता है एंड जब वो कैथोड से निकल के एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं इसका मतलब वो नेगेटिव चार्ज है। दूसरा चीज़ उन्होंने क्या देखा कि जब अगर वो इसमें इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में उन्होंने देखा कि ये रेज जो हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड कर रही हैं, दिस ऑल्सो मीन्स दैट दीज रेज आर नेगेटिवली चार्ज। उसके बाद इन्होंने क्या देखा कि जो है ये जो रेज थी वो स्मॉल स्मॉल पार्टिकल से बनी हुई थी। और उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि ये जो रेज थी वो एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी। अच्छा, इन्हें कैसे पता कि ये रेज स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही थी? क्योंकि इन्होंने परफोरेटेड एनोड लिया था और लाइट का स्ट्राइकिंग उसी जगह पे हो रहा था जहाँ जहाँ एनोड में स्पेस था। अगर एनोड में स्पेस जहाँ नहीं था वहाँ पे जिंक सल्फाइड पे कोई लाइट ग्लो नहीं कर रही थी, कोई जो है कोलिजन नहीं हो रहा था। इस वजह से उन्होंने ऐसा मतलब उन्होंने ऐसा इमेजिन किया कि ये रेज जो हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही हैं। दूसरा, ये जो रेज थी वो फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही थी। अब होता क्या है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल जिंक सल्फाइड के ऊपर स्ट्राइक करता है तो वो वहाँ पे लाइट ग्लो करता है, वहाँ पे लाइट ग्लो होगी। इस वजह से ये प्रूफ हो गया कि ये जो कैथोड रेज निकल रही हैं ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या था कि ये जो रेज थी इनकी कुछ काइनेटिक एनर्जी थी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², मतलब उनका मास भी कुछ था और उनकी कुछ वेलोसिटी भी थी। अब जब ये जो निकली थी उसका नाम कैथोड रेस पड़ा था। अभी ये पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ही हैं इस रेज में, वो नहीं पता था। बस इतना पता था कि जो ये रेज हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं। क्यों? क्योंकि कैथोड से एनोड की तरफ मूव कर रही हैं। लेकिन हमें ये नहीं पता था उस टाइम पे कि इस पे जो हैं ये नेगेटिव चार्ज ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन हैं। तो बाद में उन्होंने क्या किया, ये पता करने के लिए इलेक्ट्रोड का मटेरियल चेंज कर दिया। पहले किसी और मटेरियल का इलेक्ट्रोड लिया, बाद में किसी और मटेरियल का इलेक्ट्रोड लिया। तो उन्होंने देखा कि जब उन्होंने मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया, मतलब कैथोड और एनोड को चेंज कर दिया, तो भी बिल्कुल यही हो रहा था। मतलब कैथोड से एनोड की तरफ रेज ट्रैवल कर रही थी, फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही थी ग्रीन कलर की, एंड ये नेगेटिवली चार्ज थी। इलेक्ट्रिक फील्ड में ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड हो रही थी। इनमें स्मॉल स्मॉल पार्टिकल थे, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही थी। फ्लोरोसेंस था, इनका खुद काइनेटिक एनर्जी था। मतलब इलेक्ट्रोड के मटेरियल चेंज करने पे भी यही हो रहा था। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने अभी पहले पूरा गैस निकाल के उसको वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, इन्होंने क्या किया, इसमें कोई और गैस डाल दिया, और फिर उस गैस को भी इन्होंने क्या किया, पूरा वैक्यूम क्रिएट करके उस पूरी गैस को निकाल लिया। तो भी इन्होंने देखा वही हो रहा था। कहने का मतलब इन्होंने अपने प्रैक्टिकल में ये पाया कि चाहे हम इलेक्ट्रोड के मटेरियल को चेंज कर दें, चाहे हम
गैस को चेंज कर दें, दोनों में से हम कुछ भी चेंज कर देते हैं, हमें जो है एक ही टाइप की प्रॉपर्टी की रेज निकल रही हैं। इसका मतलब ये जो रेज हैं ये हर एक एलिमेंट में है, हर एक एटम में, क्योंकि इलेक्ट्रोड जो बना हुआ है वो किसी एलिमेंट से तो बना हुआ है। इसका मतलब ये जो रेज हैं जो ये निकल रही हैं, एक्चुअली ये कोई फंडामेंटल पार्टिकल हैं किसी भी एलिमेंट की या किसी भी एटम की। तो इससे इन्होंने ये कह दिया कि ये जो नेगेटिवली चार्ज रेज हैं ये क्या हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन हैं और ये एक फंडामेंटल पार्टिकल हैं, क्योंकि ये हर एक कैथोड से हम किसी भी मटेरियल को कैथोड बनाते हैं, हर एक कैथोड में प्रेजेंट हैं। ये तो हो गई इनकी डिस्कवरी, इन्होंने जो डिस्कवर किया, डिस्कवर करने के बाद इन्होंने कुछ अजम्पशन दिए, ये इनके अजम्पशन थे, ये या हम कह सकते ये इनके पोस्टुलेट्स थे। उसके बाद इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट, मतलब उसी अपने एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या किया, चार्ज टू मास रेशियो निकाल लिया, मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का इन्होंने एक रेशियो निकाल लिया। और ये रेशियो इन्होंने जो निकाला चार्ज अपॉन मास का, वो इनका क्या आया, 1.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11। ये इनका क्या आया, चार्ज और मास का रेशियो आ गया। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिल्कन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया और इनके एक्सपेरिमेंट का नाम था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। क्या जे थॉमसन ने क्या किया, चार्ज अपॉन मास का रेशियो निकाला और उनके हिसाब से चार्ज अपॉन मास का रेशियो इतना था। उसके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, मिल्कन। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका इन्होंने नाम रखा ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट से चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल लिया, मतलब ई की वैल्यू निकाल लिया। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू इन्होंने निकाल लिया मिल्कन ने। उसके बाद जब ये जो मिल्कन ने जो वैल्यू निकाली, इस वैल्यू को हमने इस फॉर्मूले में रखा, तो यहाँ से हमें मास की वैल्यू मिल जाएगी। तो फिर यहाँ से हमें मास की वैल्यू क्या मिलती है, 9.10 मल्टीप्लाई बाय 10⁻31 किलोग्राम। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोई भी इलेक्ट्रॉन, उस पर चार्ज कितना होता है, इतना, और उस पर मास कितना होता है, इतना। गॉट इट, समझ में आ गया? अगर आपको समझ में नहीं आया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपके लिए डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को वापस रिपीट कर दूँगी। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। डिस्कवरी इलेक्ट्रॉन की डिस्चार्ज ट्यूब से हुई थी। तो जो है गोल्डस्टिन ने क्या सोचा, जिन्होंने प्रोटॉन की डिस्कवरी किया, इन्होंने कहा कि अगर हम जब हाई वोल्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिस्चार्ज ट्यूब में, तो जो है कुछ ना कुछ कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ ट्रैवल कर रही हैं। अगर हम जो है इस बार फिर से वही करते हैं, लेकिन परफोरेटेड एनोड को इस बार हम नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि हम परफोरेटेड कैथोड को इस्तेमाल करेंगे। इन्होंने बिल्कुल वैसे ही किया जैसे जे थॉमसन ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। इन्होंने सब कुछ वही किया, बस इस बार इन्होंने क्या किया, जो फ्लोरोसेंट मटेरियल लगाया, मतलब जिंक सल्फाइड की जो इन्होंने कोटिंग किया, वो कैथोड के पीछे कर दिया। और कैथोड जो इस्तेमाल किया वो कैसा इस्तेमाल किया, परफोरेटेड कैथोड इस्तेमाल किया। और इन्होंने क्या किया, जे थॉमसन ने क्या किया था, वो जो गैस डाल रहे थे उसके बाद उसको वो पूरा वैक्यूम क्रिएट कर दे रहे थे डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। और गैस मतलब जो गैस का उन्होंने प्रेशर रखा था वो बहुत 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 कम रखा था। गैस का प्रेशर बहुत कम का मतलब आपको भी पता है, गैस जो होती है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर। और अगर बिल्कुल भी गैस नहीं रहेगा, इसका मतलब क्या हो गया, वैक्यूम हो गया। और जब वैक्यूम रहेगा तो कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं हो पाएगा। बहुत लो प्रेशर रखा था जे थॉमसन ने, लेकिन यहाँ पे गोल्डस्टिन ने प्रेशर
थोड़ा सा हाई कर दिया, मतलब उनसे हाई कर दिया था। वैसे तो प्रेशर लो ही था, लेकिन कंपैरिजन टू जे थॉमसन मॉडल से प्रेशर इन्होंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया। ओके, वापस से हम रिपीट करते हैं जे थॉमसन और ई गोल्डस्टीन के एक्सपेरिमेंट में क्या क्या डिफरेंस थे। जे थॉमसन ने जो एनोड इस्तेमाल किया था, एनोड वो कैसा था, परफोरेटेड एनोड था। मतलब ये जो उन्होंने इस्तेमाल किया था वो कैसा था, एनोड परफोरेटेड इस्तेमाल किया। लेकिन इन्होंने क्या किया, ई गोल्डस्टीन ने जो एनोड इस्तेमाल किया वो कैसा था, इन्होंने जो कैथोड इस्तेमाल किया वो कैसा था, परफोरेटेड कैथोड था। ओके, वहाँ पे क्या था, उन्होंने जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग कर रखी थी वो एनोड के पीछे कर रखी थी। ई गोल्डस्टीन ने क्या किया, जिंक सल्फाइड की जो कोटिंग कर रखी है वो कैथोड के पीछे कर दिया। उन्होंने क्या किया, प्रेशर बहुत कम रखा, ऑलमोस्ट वैक्यूम क्रिएट हो जाए अंदर, इतना कम प्रेशर रखा। इन्होंने क्या किया, प्रेशर थोड़ा सा रखा, मतलब थोड़े गैस पार्टिकल उसके अंदर रखे। ओके, और इन्होंने भी उनकी तरह, जैसे उन्होंने हाई वोल्टेज सप्लाई किया था वैसे इन्होंने भी हाई वोल्टेज सप्लाई किया था। तो उस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि जब हाई वोल्टेज सप्लाई हुआ था तो कैथोड से कुछ रेज निकल रही थी विच आर मूविंग टूवर्ड एनोड। इन्होंने क्या देखा अपने एक्सपेरिमेंट में, वही सारी चीज़ें जो वहाँ पे देखी। इन्होंने क्या देखा कि कुछ रेज हैं जो एनोड से निकल रही हैं और कैथोड की तरफ मूव कर रही हैं। उस टाइम पे इन रेज को नाम दिया गया कैथोड रेज या कैनाल रेज। इनको प्रोटॉन नहीं नाम दिया गया था, इसको प्रोटॉन की डिस्कवरी नहीं उस टाइम पे बोला गया, बल्कि उनको कैथोड रेस कहा गया। और इनकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल उनकी तरह थी बहुत सारी, जैसे ये पॉजिटिव, जैसे वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से बनी थी तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी थी। वो भी डिफ्लेक्ट हो रही थी टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट। जे थॉमसन के मॉडल में क्या था, वो डिफ्लेक्ट हो रही थी टूवर्ड पॉजिटिव प्लेट, और गोल्डस्टीन के मॉडल में क्या था, प्रोटॉन की डिस्कवरी में वो डिफ्लेक्ट हो रही थी टूवर्ड नेगेटिव प्लेट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस कर रही थी, रेड कलर का ग्लो प्रोड्यूस कर रही थी जब ये जिंक सल्फाइड की वॉल पे स्ट्राइक कर रही थी। इनकी भी काइनेटिक एनर्जी है। अब इन्होंने क्या देखा कि जब इन्होंने मटेरियल चेंज कर दिया, मतलब इलेक्ट्रोड चेंज कर दिया, इलेक्ट्रोड चेंज करने पे भी क्या हो रहा था, प्रॉपर्टी तो ऑलमोस्ट सारी सेम थी, लेकिन जो चार्ज अपॉन मास रेशियो था वो अलग आ रहा था। वहाँ पे उन्होंने क्या देखा था, जे थॉमसन ने, चार्ज अपॉन मास रेशियो, मतलब E अपॉन M जो था वो सारे इलेक्ट्रोड के लिए सेम आ रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या था, अलग आ रहा था। अलग आने का मतलब क्या हो गया कि किसी के पास प्रोटॉन हैं, किसी के पास प्रोटॉन जो है बहुत ज़्यादा थे। प्रोटॉन तो सब में होते हैं, लेकिन सारे एलिमेंट के प्रोटॉन अलग अलग होते हैं, मतलब किसी की प्रोटॉन की क्वांटिटी अलग, हर एक कैथोड के मटेरियल के प्रोटॉन की क्वांटिटी अलग हो जाएगा। फिर इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस इस्तेमाल किया, मतलब जो गैस इस्तेमाल किया वो हाइड्रोजन की गैस इस्तेमाल किया। तब उन्होंने जो E अपॉन M का जो रेशियो निकाला, वहाँ से इनको क्या आया, चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू निकाल लिया, E अपॉन M की वैल्यू उन्होंने निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने चार्ज ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू निकाल लिया एंड देन उन्होंने मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू निकाल लिया। अच्छा, हम एक और चीज़, अगर आप, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो है जे थॉमसन मॉडल, एटॉमिक मॉडल। जे थॉमसन पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटॉमिक मॉडल क्या कहते हैं हमें दिया था। उन्होंने एटॉमिक मॉडल को प्रिडिक्ट किया था। ऑल्दो इनका जो ये मॉडल था वो फेल हो गया, लेकिन फिर भी इनको नोबेल प्राइज़ इस चीज़ के लिए मिला था। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जो एटम होता है इज सेम एज वाटरमेलन।
जैसे वाटरमेलन में रेड पार्ट यूनिफॉर्मली पूरा स्प्रेड होता है, वैसे ही एटम में पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो यूनिफॉर्मली पूरे एटम में स्प्रेड होता है। जैसे वाटरमेलन में सीड्स कहीं कहीं प्रेजेंट होती हैं, वैसे ही एटम में इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं प्रेजेंट होता है। और इनका थर्ड पॉइंट क्या था कि जो एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब हो गया नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके मॉडल को पुडिंग मॉडल भी कहा गया। पुडिंग मतलब जैसे हम जो खीर होती है उसको हम पुडिंग कहते हैं, तो इनका मॉडल पुडिंग मॉडल कहा गया। जैसे पुडिंग में क्या होता है, जो वाइट पार्ट होता है, जो खीर होती है वो पूरा यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है वाइट कलर, वैसे ही जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होता है, और जो उसमें हम ड्राई फ्रूट्स डालते हैं वो कहीं कहीं प्रेजेंट होता है। सेम जैसे इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं प्रेजेंट होता है। ये जे थॉमसन का मॉडल है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। 2-3 ही पॉइंट हैं इसमें। क्या, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो ऑल ओवर स्प्रेड होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहीं कहीं प्रेजेंट होता है, सेम एज वाटरमेलन। एंड जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू नेगेटिव चार्ज। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट मॉडल पे, जिसको रदरफोर्ड ने दिया था। इनके मॉडल को, मतलब इनके एक्सपेरिमेंट को हम अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। इनको हम अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हमने जो सोर्स लिया है वो सोर्स क्या करता है, अल्फ़ा पार्टिकल को अपने आप, मतलब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है अपने आप से। अगर आप इस एक्सपेरिमेंट में देखें, मतलब इस फ़ोटो में देखें, इस इमेज में देखें, तो हमने एक सोर्स लिया है। इस सोर्स से कुछ रेज़ निकल रही हैं, कुछ पार्टिकल्स निकल रहे हैं, एंड ये गोल्डन फॉइल पे जाके स्ट्राइक होती हैं। आफ्टर दैट कुछ जो हैं वो बाउंड हो मतलब रिबाउंड हो जा रही हैं, कुछ बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही हैं, और कुछ एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्शन शो कर रही हैं। अब हम देखते हैं कि इन्होंने लिया क्या था, मतलब अपने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लिया। इन्होंने एक सोर्स लिया जो रेडियो एक्टिव सोर्स था। आपको भी पता है जो रेडियो एक्टिव मटेरियल होते हैं वो अल्फ़ा बीटा गामा रेज अपने आप से एमिट करते रहते हैं। तो हमने जो सोर्स लिया वो अल्फ़ा पार्टिकल अपने आप से एमिट कर रहा होता है, एंड अल्फ़ा पार्टिकल जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। इन्होंने क्या किया, एक बॉक्स लिया, उस बॉक्स के अंदर इन्होंने अपना रेडियो एक्टिव मटेरियल रख दिया और सिर्फ एक साइड से उसको थोड़ा सा ओपन किया, जिससे जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिशन है वो हमें दिखाई दे। अल्फ़ा पार्टिकल एमिशन होता रहे, बाकी चारों तरफ से उसके अल्फ़ा पार्टिकल एमिशन को उन्होंने क्या किया, ब्लॉक कर दिया। और जस्ट इस सोर्स के उन्होंने सामने क्या किया, एक गोल्डन फॉइल रख दिया, एक गोल्डन की मतलब गोल्ड की एक पतली सी शीट रख दिया। और क्या किया उन्होंने, और एक उन्होंने स्क्रीन लगा दिया चारों तरफ, इस गोल्डन फॉइल के चारों तरफ उन्होंने एक स्क्रीन लगा दिया, जिसको उन्होंने जिंक सल्फाइड से कोटिंग कर दिया। जिंक सल्फाइड से कोटिंग करने से क्या होगा कि जैसे ही कोई रेज अगर इससे स्ट्राइक होंगी गोल्डन फॉइल से, उसके बाद वो इस शीट पे गिरेंगी जो इन्होंने जिंक सल्फाइड की शीट लगाई है, तो वहाँ पे एक लाइट अपीयर होगी, कुछ शाइनी जैसा अपीयर होगा। ऐसा इन्होंने प्रैक्टिकल किया। अब इन्होंने अपने प्रैक्टिकल में क्या ऑब्जर्व किया, हम ये देखते हैं। इन्होंने देखा, जैसा आप ये छोटा सा आपको एक इमेज दिख रहा है, इन्होंने क्या देखा कि ये जो रेज हैं ये अल्फ़ा पार्टिकल को शो कर रही हैं। इन्होंने देखा कि कुछ अल्फ़ा पार्टिकल जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉइल के ऊपर फॉल होती हैं और उसके बाद वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर जाती हैं, और जो हमने शीट लगा रखी थी जिंक सल्फाइड पे, उस पे वो स्ट्राइक कर रही थी। इसका मतलब क्या हुआ कि वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रही हैं। उसमें से
कुछ रेस थी वो कैसी थी, एक स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रही थी। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये देखिए एक स्मॉल एंगल से क्या हो रही है, ये रेस डिफ्लेक्ट हो जा रही है। ऐसा इन्होंने देखा कि कुछ रेस हैं वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। कुछ रेस जो थी अल्फा पार्टिकल की वो क्या हो रही थी, स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रही थी, और कुछ कुछ क्या थी वो पूरी की पूरी बैक आ जा रही थी। मतलब जिस एंगल से गई थी उसी एंगल जिस पाथ से गई थी उसी पाथ से आ जा रही थी, मतलब रिबाउंड हो जा रही थी। ये इन्होंने ऑब्जर्व किया। वापस से रिपीट करते हैं, इनके ऑब्जर्वेशन में 3 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्डन फॉइल। बहुत सारे ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल कर रहे थे गोल्डन फॉइल में, ठीक। दूसरा पॉइंट, कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो जा रहे थे, जैसे अभी आपको इस इमेज में दिख रहा है। और कुछ ऐसे अल्फा पार्टिकल थे जो रिबाउंड हो जा रहे थे, जैसे ही वो गोल्डन फॉइल पे गिरते और तुरंत वो रिबाउंड हो जा रहे थे। अब इससे इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, ओके, हमने ऑब्जर्वेशन पढ़ लिया। अब हम कंक्लूजन पे आते हैं। इनका कंक्लूजन क्या था? पहला इनका कंक्लूजन था, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एन एम्प्टी। अब इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में देखा कि बहुत सारी अल्फ़ा रेस थी वो बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैवल हो जा रही थी। वो स्ट्रेट ट्रैवल तभी हो पाएंगे जब जो एटम में स्पेस होगा वो कैसा होगा, एम्प्टी होगा। अगर मान लीजिए आप खुद प्रैक्टिकली देखिए, कोई पार्टिकल रखा हुआ है और आप अगर सामने दौड़ के आते हैं तो आप जाहिर सी बात है जैसे आप उससे कोलाइड होंगे तुरंत आप क्या होंगे, नीचे गिर जाएंगे। आप कोई बॉल फेंकते हैं, जैसे ही वो वॉल पे मतलब वॉल उससे जाके जैसे ही कोलाइड होती है तो क्या होता है, वापस आ जाता है या वो अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। और बॉल बिल्कुल सीधे कब चली जाएगी, जब आप थ्रो करेंगे और बॉल बिल्कुल सीधे चली जाए। कब? जब स्पेस कैसा हो, एम्प्टी हो। तो इस वजह से इन्होंने कंक्लूजन निकाल लिया कि एटम में जो स्पेस होता है वो कैसा होता है, एम्प्टी होता है। दूसरा इनका कंक्लूजन क्या था नेक्स्ट, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द पॉजिटिव चार्ज इज वेरी स्मॉल। अल्फा पार्टिकल कैसे थे, पॉजिटिव चार्ज थे, और इन्होंने कहा कि बहुत ही कम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल हैं जो बिल्कुल रिबाउंड हो जा रहे हैं, जिस एंगल से जा रहे हैं उस एंगल पे रिबाउंड हो जा रहे हैं। इसका मतलब उनका जो रेशियो था, उनका जो परसेंटेज था वो बहुत कम था। इसका मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव चार्ज जो है किसी भी एटम में वो बहुत ही छोटा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। अगर उसका स्पेस बड़ा होता तो लार्ज नंबर ऑफ जो अल्फा पार्टिकल की रेस थी वो रिबाउंड हो जा रही थी, लेकिन जो अल्फ़ा रेस, नंबर ऑफ अल्फ़ा रेस जो रिबाउंड हो जा रही थी वो बहुत ही कम परसेंटेज में थी। इस वजह से उन्होंने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि जो स्पेस ऑक्युपाई होता है किसी भी पॉजिटिव चार्ज से वो बहुत ही थोड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट इनका कंक्लूजन क्या था, द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द एटम वर कंसनट्रेटेड इन अ स्मॉल वॉल्यूम विद इन द एटम। ये बिल्कुल वही है जो हमने पहले पढ़ा कि जो पॉजिटिव चार्ज है या जो मास ऑफ एटम होता है, किसी भी एटम का जो मास है वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है एक स्मॉल वॉल्यूम में, वो भी एटम के अंदर। इनका कहना था कि जो मास है इलेक्ट्रॉन का वो कितने में है, वो उसी सेंटर में है, उसी जो बिल्कुल पॉजिटिव चार्ज है वही बिल्कुल ऑलमोस्ट वही इंडिकेट करता है मास ऑफ द एटम। इनका लास्ट कंक्लूजन क्या था, द स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट विद इन द एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। इन्होंने कहा वो जो स्मॉल पॉजिटिव पार्ट है बॉडी का, जो स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है उसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। और किसी भी एटम का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट इसी न्यूक्लियस के बराबर होता है, मतलब जितना वेट होगा इसी न्यूक्लियस का वो उसी के बराबर होता है। ठीक, ये इनके कंक्लूजन हो गए। अब ये रदरफोर्ड एटॉमिक जो मॉडल था उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने देखा बहुत सारी अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट ट्रैवल कर जा रही हैं, बहुत सारी रिबाउंड हो जा रही हैं, बहुत सारी स्मॉल एंगल पे डिफ्लेक्ट हो जा रही हैं। ये तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में किया, तो ये चीज़ें उन्होंने देखा कि ऐसा हो रहा था। तो उसके बाद इन्होंने इन सारी चीज़ों से
क्या कंक्लूजन निकाला या क्या इन्होंने कहा, क्या था कि न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल इन साइज। इन्होंने कहा कि किसी भी एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है कंपैरिजन टू द साइज ऑफ एटम। ठीक है। दूसरा पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि वो जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है और पूरा जो मास होता है किसी भी एटम का वो कॉन्सेंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस में ही। ओके। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जो मास होता है इलेक्ट्रॉन का वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है। इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है कंपैरिजन टू द मास ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के मास के सामने इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो क्या है, नेग्लिजिबल है। थर्ड पॉइंट इन्होंने क्या कहा कि जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। और इन्होंने एक और पॉइंट कहा, इन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के किनारे, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, इन्होंने ऐसा कहा। अब इनका ड्रॉबैक क्या था, मतलब इनके एक्सपेरिमेंट काफ़ी हद तक बिल्कुल सही थे, जैसा हम आज एटम का स्टडी करते हैं, जैसा हम आज मानते हैं कि एटम ऐसा दिखता है। इनके ऑलमोस्ट सब कुछ सारे जितने भी अभी तक ड्रॉबैक थे जे थॉमसन में, वो सारे ये उसको प्रूफ करके दिखा रहे थे कि ये चीज़ें हैं। जो उनके ड्रॉबैक थे वो सारे ये फुलफिल कर रहे थे। लेकिन इनके भी एक्सपेरिमेंट में एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक क्या था, द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके एक्सपेरिमेंट में स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को वेरीफाई नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि अगर हम मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी देखें, वो क्या कहता है, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहता है, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है जो खुद एक चार्ज पार्टिकल है और ये पाथ है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है जो ऐसे इस पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो इनका कहना है मैक्सवेल का कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करेगा उसकी हमेशा वेलोसिटी चेंज होता रहेगा, और भले उसकी स्पीड चेंज हो चाहे ना हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होगी, हमेशा चेंज होगी। तो आफ्टर सर्टेन टाइम बाद क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, जो एक चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, ये अपनी एनर्जी लूज़ कर देगा, और अपनी एनर्जी लूज़ होने की वजह से क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट एटम एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट ऐसा हो नहीं पा रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इनका एक्सपेरिमेंट जो था वो सारी चीज़ें तो प्रूफ कर पा रहा था, लेकिन स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या कहें स्टेबिलिटी ऑफ एटम को नहीं डिफाइन कर पा रहा था। आपको समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से कि उनका जो ड्रॉबैक था वो स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं जस्टिफाई कर रहा था, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी कहती है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व होता रहेगा और उसका डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहेगा, भले उसकी स्पीड सेम क्यों ना हो, वो अपनी एनर्जी लूज़ कर देगा, और एज अ रिज़ल्ट उस चार्ज पार्टिकल को कोलैप्स हो जाना चाहिए। और जब इलेक्ट्रॉन कोलैप्स हो जाएगा तो एज अ रिज़ल्ट एटम डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं हो रहा था, वो कोलैप्स नहीं हो रहा था, वो रिवॉल्व ही कर रहा था। Thank you for watching my video. Please do like and subscribe.